चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारण भारत के अर्धसंघीय ढांचे के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जीएसटी परिषद और नीति आयोग जैसी संस्थाएं वार्ता के लिए मंच प्रदान करती हैं। ये संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक सफलता के मूल सिद्धांत स्वशासन और साझा शासन को मजबूत करते हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा, तो शक्ति संतुलन। संघीय विशेषताएं देखते हैं, तो संघीय विशेषताएं हैं, लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें संशोधन की स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, तो शासन प्रणाली दो स्तरों पर संचालित होती है, जो है केंद्र और राज्य स्तर। द्विसदनीय व्यवस्था, तो राज्यसभा राज्यों के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ये लोकसभा में संभावित बहुमतवाद को नियंत्रित करने का भी काम करती है। इसका अर्थ है कि जब लोकसभा में किसी दल का व्यापक बहुमत होता है, तब भी लोकसभा में बहुमत द्वारा पारित कानून की राज्यसभा में भी जांच परख की जाती है। शक्तियों का विभाजन, तो संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। एकात्मक विशेषताएं हैं, सशक्त केंद्र, तो शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में अधिक है। उदाहरण के लिए समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता दी जाती है। एकल संविधान और नागरिकता, तो पूरे देश में सभी नागरिकों पर एक समान कानून और अधिकतर लागू होते हैं। राज्यों पर संसद का प्राधिकार, तो अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों की सहमति के बिना राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं को बदलने का अधिकार देता है। अन्य इसमें एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने हेतु संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार आदि शामिल है। संघीय ढांचे के समक्ष मौजूदा दौर की चुनौतियां, तो राजकोषीय केंद्रीकरण। उदाहरण के लिए जीएसटी के लागू होने से राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती है। प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रीकरण। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग करके राज्यों से न्यूनतम परामर्श के साथ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया। अन्य, तो इसमें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक को रोक कर रखना, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर कर एवं राजस्व का हस्तांतरण करना आदि शामिल है। निष्कर्ष देखते हैं, तो नीति आयोग जैसे संस्थान टीम इंडिया की भावना को दर्शाते हुए केंद्र और राज्यों को राष्ट्र निर्माण के समान भागीदारी के रूप में जोड़ते हैं। ऐसे संस्थान एक ऐसा सार्थक संतुलन विकसित कर सकते हैं जो एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करे तथा उभरती विकासात्मक चुनौतियों का समाधान खोजने में सहायक बने। फिर नेक्स्ट है, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 ने 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया। तो प्रधानमंत्री ने समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत ग्लोबल मरीन लीडर बनने की दिशा में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पहलों का भी अनावरण किया। स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता, तेल और गैस संबंधी सार्वजनिक उपकरणों ने 69 जहाज निर्माण हेतु 47,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी किए हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2047 तक अपने बेड़े को 216 जहाजों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत के समुद्री क्षेत्र की उपलब्धियां, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 95% व्यापार और मूल्य के हिसाब से लगभग 70% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। पतन की क्षमता बढ़कर दोगुनी हुई, तो यह 2014 में लगभग 1400 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जो 2024-25 में बढ़कर 2762 MMTPA हो गई। जहाज के औसत टर्न अराउंड समय में कमी, तो 2014 में यह औसतन 93 घंटे था, जो 2025 में केवल घटकर 48 घंटे रह गया। इससे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। भारत में जहाज संचालन संबंधी कार्यबल, तो यह 2014 में 1.25 लाख से बढ़कर 2025 में 3 लाख से अधिक हो गया। यह वैश्विक सीफेरर वर्कफोर्स का 12% है। इससे भारत प्रशिक्षित सीफेरर वर्कफोर्स के विश्व के शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। कानून द्वारा प्रोत्साहन, तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, तटीय पोत परिवहन अधिनियम 2025, भारतीय पतन अधिनियम 2025 जैसे विभिन्न कानूनों के माध्यम से समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। भारत के समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 भारत को एक वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने के लिए इसके तहत 10 प्रमुख विषयों की पहचान की गई, जैसे पतन संबंधी अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता आदि। समुद्री अमृतकाल विजन 2047, तो इसके तहत जहाज निर्माण, क्रूज पर्यटन,
कौशल विकास आदि के लिए 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। सागरमाला तो इसके तहत लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती, रोजगार सृजन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रीन ट्रक प्रोग्राम तो इसके तहत 2040 तक 100 पर्यावरण अनुकूल टैक्स तैनात करने का लक्ष्य रखा गया। समुद्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तो यह महासागर एक्ट, ईस्ट पॉलिसी, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी आदि सहित रणनीतिक फ्रेमवर्क के माध्यम से मुक्त, खुली और समावेशी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है। महासागर से आशय म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। फिर अगली न्यूज है हमारी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख रक्षा भागीदारी के लिए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। तो यह फ्रेमवर्क मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 12वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए एकीकृत विजन और नीतिगत दिशा प्रदान करना है। इससे पहले 2005 से 2015 और 2015 से 25 की अवधि के लिए इसी तरह के फ्रेमवर्क्स पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के विषय में देखते हैं। संस्थागत और मूलभूत फ्रेमवर्क तो शीर्ष वार्ता 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, बुनियादी समझौते, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इस पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह परस्पर लॉजिस्टिक्स सहायता को सक्षम बनाने पर केंद्रित है। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इस पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भारत को सुरक्षित संचार उपकरण प्राप्त करने की अनुमति देता है। औद्योगिक सुरक्षा समझौता तो इस पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट तो इस पर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह भूस्थानिक जानकारी के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। रणनीतिक और नीतिगत स्तंभ तो स्थिति देखते हैं। अमेरिका ने 2016 में भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। व्यापार सुविधा तो अमेरिका ने 2018 में भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा दिया था। रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी तो व्यापार की मात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा खरीद 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। भारत की रक्षा उत्पाद सूची में अमेरिकी मूल के महत्वपूर्ण रक्षा उत्पाद शामिल हैं, जैसे C-130J, C-17, P-8I विमान और अपाचे, चिनूक व सीहॉक हेलीकॉप्टर। प्रौद्योगिकी को बढ़ाना तो प्रौद्योगिकी और सह उत्पादन में तेजी लाने के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप 2023 तैयार किया गया है। नवाचार इकोसिस्टम तो स्टार्टअप्स और उद्योग को जोड़ने के लिए इंडस एक्स की शुरुआत की गई। नई पहलों की घोषणा तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उद्योग की भागीदारी और स्वायत्त प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन पहल आरंभ की गई है। परिचालन अंतर संचालनीयता तो द्विपक्षीय अभ्यास, युद्ध अभ्यास, थल सेना, वज्र प्रहार विशेष बल, कोप इंडिया वायुसेना आदि, बहुपक्षीय अभ्यास, मालाबार, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं का अभ्यास। फिर नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि अमेरिकी परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 33 वर्षों के अंतराल के बाद परमाणु परीक्षण शुरू करने जा रहा है। आखिरी बार परीक्षण 1992 में किया गया था, जब शीत युद्ध के अंत की घोषणा की गई थी। अब देखते हैं संधि। परमाणु हथियार अप्रसार संधि वर्ष 1968 1970 में लागू हुआ था। ये पक्षकार है, यह हस्ताक्षरकर्ता देश है 191 देश, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान को छोड़कर। उद्देश्य और प्रावधान तो परमाणु हथियारों और उनकी तकनीक के प्रसार को रोकना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी 1987। संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ 500 से 5500 किलोमीटर रेंज वाली भूमि आधारित मिसाइलों को समाप्त किया गया। सामरिक सशस्त्र कटौती संधि तो 1991 2009 में समाप्त हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, बाद में रूस, तैनात सामरिक परमाणु वॉरहेड्स को 6000 और डिलीवरी व्हीकल्स को 1600 तक सीमित किया गया। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996, 187 देश हस्ताक्षरकर्ता तथा 178 देशों ने इसकी पुष्टि की। 9 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिनमें भारत, भूटान, पाकिस्तान आदि शामिल हैं। किसी भी उद्देश्य से सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों परीक्षण सहित पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। न्यू स्टार्ट संधि तो 2010 से 2026 तक 2011 से प्रभावी। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस तैनात सामरिक वॉरहेड्स को
1550 और डिलीवरी सिस्टम को 700 तक सीमित करती है। परमाणु हथियार निषेध संधि तो 2017-2021 से प्रभावी। 95 हस्ताक्षरकर्ता और 74 पक्षकार, भारत, पाकिस्तान आदि ने हस्ताक्षर नहीं किए। परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उन्हें अपने पास रखने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। फिर नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। तो देखते हैं इनके विषय में। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी जयंती को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एकजुट किया था और अखंड भारत की नींव रखी थी। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। वे एक वकील थे जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सार्वजनिक सेवा में शामिल हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रमुख योगदान देखते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्व प्रारंभिक गांधीवादी आंदोलन में नेतृत्व, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मेल हड़ताल में भाग लेकर वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। बारदोली सत्याग्रह 1928, तो उन्होंने भू राजस्व में बढ़ोतरी के खिलाफ किसानों द्वारा एक अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कराची अधिवेशन 1931, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव पारित किए थे। स्वतंत्रता के बाद तो राजनीतिक एकीकरण के शिल्पकार, उन्होंने कूटनीति के माध्यम से 500 से अधिक रियासतों का तेजी से एकीकरण किया था। उदाहरण जूनागढ़ यानी जनमत संग्रह, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो आदि। आंतरिक स्थिरता, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने विभाजन के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिरता को बनाए रखा था। साथ ही इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा और शरणार्थियों के आगमन के बीच कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की थी जिससे राष्ट्रीय एकता के लिए पेशेवर और तटस्थ प्रशासनिक संरचना तैयार हुई। मूल्य, सत्यनिष्ठा, नेतृत्व, देशभक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प आदि। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर इसके योगदान पर प्रकाश डाला। तो स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे यानी वर्तमान मुंबई में की थी। धार्मिक सुधार, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और कर्म कांडीय पूजा की निंदा की तथा सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा का उपदेश दिया। उन्होंने वेदों को अचूक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया था। सामाजिक सुधार, तो वंशानुगत जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता यानी छुआछात का विरोध किया। सभी जातियों के लिए वैदिक शिक्षा का समर्थन किया था। दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह और विधवा महिलाओं के बहिष्कृत स्थिति में रहने का विरोध किया था। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभियान भी चलाया था। शैक्षणिक सुधार, तो उदाहरण के लिए 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट और प्रबंधन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना था। स्वतंत्रता आंदोलन, तो प्रमुख सदस्यों में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, स्वामी श्रद्धानंद, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे। आर्य समाज के सिद्धांतों की समकालीन प्रासंगिकता, तो सामाजिक समानता, जातिवाद और अस्पृश्यता के विरोध में भारत के संविधान में निहित समानता एवं न्याय के मूल्यों को सशक्त किया। लैंगिक सशक्तिकरण, तो महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों का समर्थन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी योजनाओं के अनुरूप है। शिक्षा और तर्कवाद, तो डीएवी संस्थाएं वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा की अपनी विरासत को जारी रखे हुए हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 51A(h) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अन्य कर्मकांडों की बजाय नैतिक जीवन यापन पर जोर, धर्मों के बीच सद्भाव पर बल, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का समर्थन आदि। फिर आगे देखते हैं अन्य सुर्खियां, जिसमें पहली न्यूज है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। वर्ष 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में आयोजित किया गया। स्थापना इसकी 1989 में की गई। सचिवालय सिंगापुर में स्थित है। सदस्य देश 21 हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि। भारत एपीईसी का सदस्य नहीं है लेकिन इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। उद्देश्य है इसका एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक सक्रिय और सामंजस्यपूर्ण समुदाय का निर्माण करना जो मुक्त और खुले व्यापार एवं निवेश का समर्थन करे तथा आर्थिक एकीकरण व सहयोग को बढ़ावा दे। फिर नेक्स्ट है बचत दर। तो ईएसी पीएम प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि 7% की संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए भारत की निवेश दर को 34 से 35% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा इस कारण क्योंकि संवृद्धि दर का वित्तपोषण मुख्यतः बचत और विदेशी निवेश के माध्यम से होता है।
बचत दर के विषय में देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वह राशि है जो परिवारों, व्यवसायों और सरकारों द्वारा बचत की जाती है। इसकी गणना प्रयोज्य आय और अंतिम उपभोग व्यय के बीच अंतर के रूप में की जाती है। 2024 में भारत की बचत दर 30.2% जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रही है। फिर नेक्स्ट है अभ्यास त्रिशूल। तो भारत ने पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर गुजरात और राजस्थान में एक बड़ा त्रिसेवा अभ्यास यानी अभ्यास त्रिशूल शुरू किया। उद्देश्य है इसका भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त परिचालन क्षमता एवं रणनीतिक तैयारियों को समझना। यह अभ्यास एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे यह प्रदर्शित किया जा सकेगा कि स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को भारत के परिचालन ढांचे में कैसे एकीकृत किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है बाल्टिक सागर। तो पोलैंड ने बाल्टिक सागर के ऊपर से उड़ान भरते एक और रूसी विमान को इंटरसेप्ट किया। यह उत्तरी यूरोप में अवस्थित है। सीमावर्ती देश हैं इसके स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी, डेनमार्क और रूस। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये डेनिश जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा लवणीय अंतर्देशीय जल निकाय माना जाता है। बाल्टिक सागर के उथलेपन और आसपास के स्थलीय भाग से ताजे जल के प्रवाह के कारण इसे जल की लवणता का स्तर विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में कम है। फिर नेक्स्ट है आइबेरियन लिंक्स। तो स्पेन में विश्व का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स देखा गया। आयुसेन स्थिति इसकी वल्नरेबल है और आयुसियन प्रजातियों का ग्रीन स्टेटस लार्जली डेवलप्ड। CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्राकृतिक पर्यावास। तो आश्रय के लिए घनी झाड़ियां और शिकार के लिए खुले चारागाह। खरगोशों की अधिकता आइबेरियन लिंक्स के पर्यावास का आवश्यक घटक है। व्यवहार तो मुख्य रूप से संध्याचर यानी आमतौर पर दिन में सोते हैं और रात्रिचर होते हैं, हालांकि दिन के समय भी सक्रिय हो सकते हैं। प्रमुख खतरे खरगोशों की आबादी में गिरावट, पर्यावास क्षति और विखंडन, रोग का प्रसार, कम आनुवांशिक विविधता, अवैध शिकार आदि। फिर नेक्स्ट है आल्फवेन तरंगे। तो एक हालिया अध्ययन में विशिष्ट लाल और नीले डॉपलर शिफ्ट्स का खुलासा हुआ। इसने सूर्य के कोरोना में आल्फवेन तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि की। इसके विषय में देखते हैं। प्लाज्मा में उत्पन्न होने वाली चुंबकीय तरंगे होती हैं जो सूर्य की चुंबकीय रेखाओं के साथ साथ चलती हैं। ये तरंगे प्लाज्मा को एक तरफ से दोलन कराती हैं। ये तरंगे प्लाज्मा की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे तब बनती हैं जब प्लाज्मा के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धाराएं परस्पर क्रिया करती हैं। इस क्रिया के कारण प्लाज्मा के आयन दोलन करते हैं जिससे आल्फवेन तरंगों का निर्माण होता है। ऐसा माना जाता है कि ये तरंगे सूर्य की सतह से कोरोना तक ऊर्जा का वहन करती हैं जो इसके अत्यधिक उच्च तापमान में योगदान करती हैं। महत्व कोरोनल हीटिंग, सौर पवन त्वरण, बेहतर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान आदि। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो यूनेस्को महासभा के 43वें सत्र ने लखनऊ को अपने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के हिस्से के रूप में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला नामित किया है। इस श्रेणी में हैदराबाद के बाद ये दूसरा भारतीय शहर है। अन्य भारतीय शहर जो इस नेटवर्क का हिस्सा है उनमें शामिल है ग्वालियर संगीत के लिए, जयपुर शिल्प और लोक कला, चेन्नई संगीत आदि। UCCN के विषय में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी ताकि उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को मजबूत किया जा सके जिन्होंने सतत विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में मान्यता दी है। शामिल 7 रचनात्मक क्षेत्र शिल्प है, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया कला। ठीक है, ये बात की हमने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।